नमस्कार, प्रणाम, स्वागत। मैं राधा पाठक आज आपके समक्ष सिनेमा घर में उपस्थित हूँ एक ऐसी फिल्म के साथ जो सत्येन बोस द्वारा निर्देशित है। फिल्म का नाम है जागृति। वैसे सत्येन बोस की बात करें तो बांग्ला फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं और जागृति ये फिल्म सन 1954 में सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई थी, यानी रिलीज हुई थी। ये फिल्म सन 1949 में बनी बांग्ला फिल्म परिवर्तन पर आधारित थी। न भूतो न भविष्यति, इसके तर्ज पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा में न पहले न बाद में जागृति जैसी फिल्म, यूं कहिए बाल फिल्म, बन ही नहीं पाई। इस फिल्म के गीत तो बहुत कम थे, जबकि उस दौर में बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्में बन रही थी और सफल भी हो रही थी। कवि प्रदीप की स्याही से बने शब्दों को संगीत में पिरोया हेमंत कुमार ने। जन जागृति वाले इन गीतों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। इस फिल्म के गीतों के बगैर हमारे राष्ट्रीय पर्व अधूरे हैं। भारतीय स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय और फिल्म महोत्सव द्वारा संयुक्त रूप से महोत्सव में फिल्म को प्रदर्शित किया गया था। इसे काफी सराहना और अटेंशन भी मिली थी। इस फिल्म में दर्शाया गया था कि एक आदर्श शिक्षक किस कदर एक आम विद्यार्थी को प्रभावित करके आदर्श विद्यार्थी में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा के रूप और मायने क्या है, ये इस फिल्म की सीख है। शिक्षा वो दीपक है जो हमें अंदर से प्रज्वलित करके एक बेहतर और आदर्श समाज बनाने की प्रेरणा दे। फिल्म में बाल कलाकार रतन कुमार को सन 1954 में इस फिल्म के लिए बहुत सराहना मिली थी, जबकि रतन कुमार सन 1951 में अशोक कुमार के साथ फिल्म अफसाना में नजर आए थे। उसके बाद सन 1952 में जो फिल्म आई थी बैजू वावरा, उसमें छोटे बैजू के रूप में वो पर्दे पर आ चुके थे। सन 1953 में 2 बीघा जमीन में भी उन्होंने अभिनय किया था और इस फिल्म जागृति में अभि भट्टाचार्य के साथ उनका एक समानांतर किरदार है। आदर्श विद्यार्थी को किस कदर एक आदर्श शिक्षक प्रभावित कर सकता है, ये आपको इस पूरी फिल्म के दौरान, यानी आज के इस कार्यक्रम के दौरान आप सुन पाएंगे। ये फिल्म शशिधर मुखर्जी फिल्मिस्तान द्वारा प्रदर्शित थी, जिसने ये साबित किया कि एक सफल और हिट फिल्म के लिए किसी के नाम, किसी बड़े चेहरे की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो अच्छी पटकथा, बेहतरीन अभिनय और थोड़े से धैर्य की। अब जब इतनी तारीफ हो ही गई है तो बिना वक्त गंवाए आज 2 अक्टूबर के दिन कार्यक्रम सिनेमा घर में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म जागृति। बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मरा
मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिल्म शुरू होती है। एक व्यक्ति डंडा लेकर कुछ बच्चों के पीछे भाग रहा होता है। उन बच्चों का लीडर है अजय, यानी रतन कुमार। अब वो दिखाया है कि वो जो व्यक्ति है उसे पानी में गिरा देते हैं, बच्चे शरारतें कर रहे हैं। एक नाव आती है, बच्चे देखते हैं कि उसमें केले हैं, बहुत सारा सामान बिक रहा है। बच्चे केले चुराने के चक्कर में रतन कुमार को इशारा करते हैं, रतन नाव में बैठ जाता है। वो जो केले होते हैं वो एक व्यक्ति के होते हैं जो किरदार महमूद ने निभाया है, क्योंकि महमूद की फिल्मों का ये शुरुआती दौर था तो बहुत छोटा सा रोल है महमूद का। तो महमूद साहब के वो जो केले होते हैं उसमें वो रस्सी बांध देता है बच्चा, और वो रस्सी से फिर वो नाव से उतर जाता है, और जैसे ही नाव चलती है थोड़ी दूर जाती है वो केले खींच लेते हैं, और वो बेचारा महमूद भागता भागता अरे मेरे केले, अरे मेरे केले, इस तरह से शरारत दिखाई गई है। अब बच्चों की शरारतों की जो शिकायतें हैं, पहले तो वो व्यक्ति जिसे पानी में गिरा दिया था, फिर ये महमूद जिसके केले चुरा लिए, गांव के बहुत सारे लोग इस शिकायत को लेकर बड़े बाबू के पास आते हैं, यानी रतन कुमार के जो अजय हैं उनके ताऊ जी के पास। वो ताऊ जी एक रसूखदार अच्छे व्यक्ति हैं गांव के, तो उनके पास आते हैं, बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, शैतानी करता है, बहुत शरारती करता है, बहुत शैतान है आपका जो भतीजा। अब इधर अजय को दिखाया गया है, अजय के हाथ में एक कप है, बच्चों ने उसे कंधों पे उठाया हुआ है, और वो फुटबॉल का कोई मैच था उसमें जीत के उसे कप मिला है। अब शैतानियां भी करता है वो, लेकिन फुटबॉल प्लेयर भी है और बहुत अच्छा प्लेयर है। अजय घर आता है और उसके ताऊ जी तो बहुत भड़के हुए होते हैं, उसकी बहुत पिटाई करते हैं, उसको मारते हैं, बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि गांव भर से शिकायतें आ रही हैं, तुम पढ़ते नहीं हो और अब पढ़ने बैठ जाओ। बहुत गुस्से में कहते हैं कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, 10 बजे तक तुम्हें पढ़ाई करनी है। वो उसके हाथ से लाया हुआ कप भी फेंक देते हैं। इधर अजय को बैठा देते हैं पढ़ने के लिए, अजय पढ़ लेता है, पढ़ने बैठ जाता है। इधर दिखाया गया ताऊ जी जो है वो बहुत परेशान होते हैं। अजय की जो माँ है वो दिखाई गई हैं कि उनके पिताजी नहीं है, तो वो भी बेचारी एक तरफ सफ़ेद लिबास में खड़ी हैं, बहुत दुखी हैं अपने बेटे की पिटाई पर, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही हैं। तो ताऊ जी भी बहुत दुखी हैं, उसको पीट के अब चुपके से वो उस कप को उठाते हैं, साफ़ करते हैं और रख लेते हैं। और इधर अजय शरारत सूझती है अजय को, वो पढ़ते पढ़ते जो घड़ी है उसका टाइम बदल देता है और 10 बजा देता है, और जाके कहता है माँ 10 बज गए, अब खाना दे दो। माँ कहती है आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ताऊ जी ने कहा है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और वो ताऊ जी की थाली लगा देती है। वो बहुत दुखी होता है और कहता है हाँ तुम तो ताऊ जी को खाना खिलाओ, तुम भी मुझे गलत समझती हो और मुझे खाना मत दो, मैं भूखा सो जाऊँगा। और वो चला जाता है और भूखा सो जाता है। अब जब वो इधर ताऊ जी आते हैं, खाने की थाली पर बैठते हैं, पूछते हैं अजय कहाँ है, वो कहती है वो तो चला गया, आपने मना किया था कि उसे खाना नहीं देना। तो वो भी थाली से उठ जाते हैं, कहते हैं मुझे भूख नहीं है। अगली सुबह जो ताऊ जी हैं वो कहते हैं उसकी माँ से कि मैं सोच रहा हूँ कि अजय को हॉस्टल भेज दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है। वो कहती है जैसा आप करेंगे अच्छा ही करेंगे। कहती है वो डिसिप्लिन सीख जाएगा, शरारतें बंद कर देगा, पढ़ने लगेगा, मैं चाहता हूँ कि शहर उसे हॉस्टल छोड़ दूँ। वहाँ से कहते हैं कि
तुम्हें उसको मनाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। अम्मा उसके पास जाती है, सुबह उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हें हॉस्टल भेजा जा रहा है। अब अजय मना कर देता है पहले तो, लेकिन जब माँ रोने लगती है तो वो दीवार पर लिख देता है अजय जाएगा, और फिर वो हॉस्टल जाने के लिए हाँ कर देता है। ताऊ जी सामान के साथ उसे शहर हॉस्टल छोड़ने आते हैं। उसके सारे दोस्त उसे विदा करने आते हैं। अब वो स्कूल पहुंचता है जो एक हॉस्टल है, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। उसे देखकर आपस में बातें करते हैं कि नया नया पंछी आया है। अब नए नए हॉस्टल का माहौल है, वहाँ वो जो शैतान बच्चे होते हैं वो भी वो उसके स्वागत की तैयारी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। अब नीचे मास्टर जी के साथ उनके पिता ताऊ जी वहाँ ही रुके होते हैं, वो ऊपर चला जाता है, बच्चे उसके पैर में अड़ंगी मार देते हैं, वो गिर जाता है, मारपीट होती है। टीचर ऊपर आता है, क्या हुआ, किसने किसको मारा? कहता है नहीं। फिर वो बच्चे शिकायत नहीं करते अजय की, कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो पानी का जो कटोरा था वो मेरे हाथ से गिर गया और ये अजय भीग गया। तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके ताऊ जी उसे पैसे दे के चले जाते हैं कि ये 10 रुपये रखो अपने खर्चे के लिए, मैं जा रहा हूँ। अब बच्चे उसके पास आते हैं, उसे बताते हैं कि तुम यहाँ पे नए आए हो, हम बहुत पहले से रह रहे हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। उसी कमरे में एक और बच्चा होता है जिसका नाम होता है शक्ति। तो शक्ति दिव्यांग बच्चा दिखाया गया है, वो अजय का दोस्त बन जाता है। अब शक्ति ही उसे हर बात पे समझाता है, क्योंकि वो पहले कहता है कि अरे तुम्हें घर की याद आ रही होगी ना, कहते हैं हाँ माँ की याद आ रही है। तो कहता है कि तुम्हें नहीं आती माँ की याद? तो बाकी बच्चे बताते हैं अरे इसकी माँ, शक्ति की माँ तो रोज आती है, इसे खाना दे के जाती है, वो और दूसरों के घरों में काम करती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और खाना चुरा के शक्ति को दे के जाती है। शक्ति बड़ा उदास हो जाता है, तो उसे सांत्वना देता है अजय। तो अजय और शक्ति की केमिस्ट्री दिखाई गई कि अच्छी है। अब वो जब अजय खाना नहीं खाता, दुखी होता है, बेंच पे टीचर भी उसे बेंच पे खड़ा कर देते हैं शैतानी की वजह से, क्योंकि बच्चे उसका झूठा नाम लगा देते हैं शरारत करके। तो वो क्या देते हैं, टीचर ऊंचा सुनता है, शक्ति अजय जाता है उनके पास, वो जोर जोर से बोलने लगता है, तो टीचर उसे बेंच पे खड़ा कर देते हैं कि अच्छा मैं ऊंचा सुनता हूँ, खड़े हो जाओ बेंच पे। अब वो बड़ा दुखी होता है, खाना नहीं खाता। शक्ति उसे समझाता है कि कब तक भूखे रहोगे, खाना तो खाना पड़ेगा। तो वो दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब शक्ति कहता है कि सब बच्चे फुटबॉल खेलने जाते हैं। अब शक्ति तो लाचार था, उसका एक पैर नहीं था, तो वो कहता है कि मैं तो फुटबॉल नहीं खेलता, मैं तो इस झूले पे आकर बैठ जाता हूँ, इस पार्क में बस यहीं झूलता रहता हूँ जब तक वो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब अजय भी वहीं बैठ जाता है, कहता है मैं आज फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ झूला झूलूंगा। तभी बाग में शक्ति की माँ आ जाती है, और शक्ति की माँ जो उसे छुप छुप के खाना देने आती है, तो अजय से कहता है लो छुप जाते हैं, हम अपनी माँ को पागल बनाते हैं। फिर वो छुप छुप के उसकी माँ वाला लगाती, कहाँ है शक्ति, तू कहाँ है? तो शक्ति आ जाता है। फिर वो माँ से कहता है माँ तुम मुझे इस तरह से छुप छुप के खाना मत दिया करो, क्योंकि जो क्लास के बच्चे हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम चोरी करके खाना लाती हो। कहती नहीं, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं चोरी करके खाना नहीं लाती हूँ, मैं तुम्हें प्यार से खिलाने आती हूँ, क्योंकि जिस घर में मैं काम करती हूँ वो बहुत रईस है, उनके यहाँ खाना बहुत सारा बनता है, तो खाना खा लो। उदास होता है, फिर अपनी माँ को मनाता है, तब वो अपनी माँ के लिए एक गाना गाता है। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ। हो रही सारी रेशमी घटाओं में, चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चली माँ। आज है निमंत्रण चंचल हवा
सपनों के गाँव में कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चले माँ। इसके बाद जो शक्ति है वो अपनी माँ को अजय से मिलवाता है। उसकी माँ जो है एक घर में जहाँ काम करती है वहाँ वापस आती है। वापस पहुँचती है तो मालकिन चिल्ला रही होती है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ चली गई और क्यों अपने बेटे के पास चली गई, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, जल्दी पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। वो चिल्ला रही होती है। बेचारी माँ जो है वो वहीं आती है। अब आती है तो उसके बाद वो कहती है कि कहाँ गई थी। कहती है मैं अपने बेटे के पास गई थी। कहती है कि नहीं, तू मुझे बेटे के पास नहीं जाना है। अगर तू अगली बार अपने बेटे के पास गई तो अपने बेटे का मरा मुंह देखेगी। वो बेचारी के हाथ से पानी का जो गर्म पानी का बर्तन होता है वो गिर जाता है, उस मालकिन पर गिर जाता है। अब वो मालकिन तो बहुत चिल्ला रही होती है। वो हाथ में एक लेकर, जो एक हाथ में पत्थर सा होता है, उसके सर पे मारती है और वो माँ जो है वो वहीं उसके चोट लग जाती है। अब जब माँ के चोट लग जाती है तो वो बड़ी परेशान होती है कि इसने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगी तो उसके जो मैं उसका मरा मुँह देखूंगी। बहुत उदास होती है क्योंकि उसका एक ही बेटा होता है। तो इस तरह से दिखाया गया है कि माँ का रिश्ता दिखाया गया है कि माँ कितनी परेशान होती है अपने बच्चे के लिए। वो माँ को उल्टा सीधा उसकी माँ जो कहती है, उसकी मालकिन कहती है, वो बस रोती रोती चली जाती है। इधर दिखाया है कि बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चे जब खाना खा रहे हैं तो अजय को दिखाया कि अजय कहता है कि खाना तो अच्छा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें दाल नहीं है, दाल में कंकड़ है, क्या है ये खाना। तो वो महाराज से कहते हैं कि महाराज इस खाने में तो कुछ भी नहीं है। कहते खाना खाया ना है तो खाओ, यही खाना मिलेगा। अब वो सुपरिंटेंडेंट जो है उसको किंग कॉन्ग कहते थे बच्चे, क्योंकि उसका पेट बहुत मोटा था, काफ़ी भारी भरकम सुपरिंटेंडेंट है। वो रात को जो है वो बच्चों को शिकायत करते हैं बच्चों से कि खाना ढंग का नहीं है, तो वो भी उसे डांट देता है अजय को, खाना ऐसा ही मिलेगा। अब रात को बच्चों की मीटिंग होती है तो एक गणेश नाम का बच्चा है, वो जाके सुपरिंटेंडेंट से शिकायत कर देता है बच्चों की उनकी मीटिंग चल रही है और अजय जो है वो बच्चों को भड़का रहा है। अब सर जो है मास्टर जी सुपरिंटेंडेंट साहब वो आते हैं, देख लेते हैं कि एक लीडर बना हुआ है बच्चा जो बच्चों को परेशान कर रहा है, सिखा रहा है कि खाना अच्छा नहीं है, इसके लिए आवाज़ उठाओ, ये वो बहुत दादागिरी कर रहा है। तो वो अजय को पकड़ के उसकी पिटाई करते हैं। अब अजय की पिटाई करते हैं तो अजय बहुत दुखी होता है। सारे बच्चे उसके पास आते हैं, उससे सांत्वना दिखाते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन वो खाने में जो सुपरिंटेंडेंट जो चीज़ वो खाना खा रहे थे उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो नमक डाल देते हैं सारे खाने में, यहाँ तक कि खीर में भी नमक डाल देते हैं। वो खाना खाता है तो महाराज को बुलाता है, ये क्या खाना है, इसमें नमक बहुत तेज है, ये क्या खाना है, इसमें नमक बहुत तेज है। कहता खीर लाओ। जैसे खीर खाता है उसमें भी नमक होता है। वो सारी खीर महाराज के मुंह पे फेंक देता है और बहुत नाराज़ होता है। अब बच्चे बड़े हंसते हैं कि क्या हुआ कि ऐसा हुआ, आज तो वो सर भूखे रह गए और महाराज की भी बहुत डांट पड़ी, सब चीज़ों में नमक हो गया था, बड़ा मज़ा आया। अब वो कहते हैं शिकायत किसने की थी कि हम मीटिंग करें। कहते गणेश ने की होगी, वही उनका खास है। तो बच्चे जो है वो एक योजना बनाते हैं। अब योजना बनाकर क्या करते हैं, रात को गणेश जहाँ सो रहा होता है उस बिस्तर को, क्योंकि एक कमरे में 3 बच्चे थे तो अपने साथ गोविंद नाम का एक बच्चा जो गणेश के कमरे में सोता है उसे मिला लेते हैं। वो अंदर से कुंडी खोल देता है। सारे बच्चे जो है गणेश को बिस्तर समेत सड़क पर, गेट के आगे सड़क पर सुला देते हैं। गणेश को पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो गणेश को कुछ पता ही नहीं है, वो सो रहे हैं मजे से। 2 पुलिस वाले वहां से गुजरते हैं, कहते हैं अरे ये क्या। कहते अरे कोई लाश पड़ी है। अब लाश को सुनकर वो कहते हैं भाग जाता है, कहते मैं हॉस्टल में जाता हूँ।
हॉस्टल में जाते हैं, सर को जगाते हैं, महाराज को जगाते हैं कि बाहर आपके गेट के बाहर एक लाश पड़ी है। वो भागे भागे सुपरिटेंडेंट साहब और वो महाराज बाहर आते हैं, देखते हैं अरे ये तो गणेश है, जगाते हैं गणेश। सारे बच्चे भी बाहर आ जाते हैं, बच्चों को भी बुला लेते हैं, बच्चों आओ बाहर आओ बाहर आओ, पुलिस आई है। वो जाके देखते हैं तो गणेश है। गणेश को उठाते हैं, गणेश क्या हुआ? कहता मैं तो अंदर सोया था, पता नहीं बाहर कैसे आ गया। वो बेचारा ऐसे बोलता है। सारे बच्चे कहते हैं जरूर कोई भूत है यहाँ पे जो तुम्हें बाहर ले आया। इस तरह से बच्चे जो है वो भूत का एक माहौल बना देते हैं। अगले दिन वो मास्टर जी उनसे कहते हैं अरे कोई भूत नहीं होता, चलो सो जाओ जाके। अब वो रात को भूत का चेहरा लगा के सफ़ेद चादर ओढ़कर सुपरिटेंडेंट साहब को डराया जाता है। अब वो जो मास्टर जी हैं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि महाराज को भी डराया जाता है। जो कछुए होते हैं उनकी पीठ पर कैंडल लगाकर अंधेरे में उन्हें चलाया जाता है, उन्हें लगता है मोमबत्तियाँ चल रही हैं अंधेरे में। वो तो बड़े घबरा जाते हैं। ये सारी प्लानिंग जो थी वो अजय की थी कि इस मास्टर जी को डरा दिया जाए और वो ताकि घबरा जाएं और समझ जाएं कि बच्चों के साथ इतनी परेशानी नहीं होती है, वो समझ जाएं। अब वो अपने वो जो कमरे में भूत देख लेते हैं, फिर वो महाराज को अपने पास सुला लेते हैं। वो कुछ गधे छोड़ देते हैं उनके कमरे में, वो उठते हैं तो गधे उन्हें खा रहे होते हैं। वो बेचारे बहुत घबरा जाते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो बहुत घबरा जाते हैं। वो तो जब सेक्रेटरी आता है उसे कहते हैं नहीं मैं तो यहाँ से नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप मेरा जाने का बंदोबस्त कर दीजिए। वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा जाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो उसका जाने का बंदोबस्त कर देते हैं। तो जब वो चले जाते हैं वहाँ से, दिखाया कि मास्टर चला गया। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि चलो ये मास्टर तो गया, ये इससे जान छूटी। इसे किंग कॉन्ग कहते थे, खाना भी गंदा देता था, गया। अब नए मास्टर जी आते हैं, वो तो भाग जाते हैं। अब नए मास्टर जी का जो किरदार निभाया है वो अभि भट्टाचार्य ने निभाया है। शेखर सर जो ये बने हैं अभि भट्टाचार्य, एक तजुर्बेकार शिक्षक जो परंपरागत तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई में मन लगा सकें और अच्छे से उनकी पढ़ाई हो सके। अब वो स्टेशन पर उतरते हैं तो अजय और शक्ति उनको मिलते हैं। वो उन्हें गलत रास्ता बता देते हैं कि वो कहते हैं स्कूल किस तरफ है कि आगे से जाएंगे तो लेफ्ट में, आप सीधा सीधा चलेंगे तो वहाँ स्कूल आएगा। तो शक्ति उनसे कहता है तुमने गलत रास्ता क्यों बताया, हमारा स्कूल तो राइट में है। कहते हैं नहीं, उन्होंने मुझे बच्चा क्यों समझा। अब अजय उन्हें गलत रास्ता बताया, बेचारे थक हार कर ढूंढ ढांड के स्कूल पहुंचते हैं। अजय और शक्ति को पहचान जाते हैं पर उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं। रात को बच्चे फिर वही करते हैं, नए मास्टर जी को डराते हैं भूत बनकर। अब वो तो समझ जाते हैं, वो उठते हैं भागते हैं। वो कछुए को भी देख लेते हैं कि उसकी पीठ पे मोमबत्ती है। भागते भागते चादर गिर जाती है, जो भूत बना था बच्चा रवि, उसकी चादर गिर जाती है। अब वो चादर उठाते हैं, उस पर रवि लिखा होता है। वो अगले दिन समझ जाते हैं कि ये सब भूत वूत कुछ नहीं है, बच्चे डरा रहे हैं। वो रवि को बुलाते हैं अपने ऑफिस में और शरारतों के बारे में बच्चे से बात करते हैं। अब एक बच्चे को कहता है, वो रवि कहता है कि शरारत मतलब नहीं करनी चाहिए, कि नहीं शरारत करो, लेकिन किसी शरारत से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो शरारत नहीं करनी चाहिए। कहता हमें एक बच्चे को नहलाना है। कहता वो बीमार तो नहीं है। कहता नहीं बीमार नहीं है, बस वो नहाने का बहुत चोर है, वो नहाता नहीं है, ठंडे पानी से डरता है। कहता ठीक है तुम उसको नहला दो। तो वो बड़ा खुश होता है रवि और उसको नहला देता है। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। अब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो नए मास्टर जी वहाँ पहुँचते हैं। अब उनसे बातें करते हैं, उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। अब बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। ये जो पूरा सीन है खाने का बहुत अच्छा है, आप भी सुनिए। कठिन शब्दों को याद रखने की तुमने अच्छी तरकीब निकाली है निर्मल। अब ऐसा ही कोई नाम मुझे भी दे डालो। हम आपको कोई नाम नहीं देंगे सर, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरी कोई बदनामी नहीं हुई। अच्छा महाराज, मेरा खाना भी यहीं ले आओ। आप हमारे साथ खाएंगे सर? क्यों, कोई हर्ज है क्या? ये बात नहीं, पहले वाले सर तो कभी भी हमारे साथ नहीं खाते थे। यानी मैं ही पहला हुआ, तब तो मुझे तुम लोगों से कुछ इनाम मिलना चाहिए। बोलो तुम लोग मुझे क्या दोगे, क्या इनाम दोगे बोलो। चुप क्यों हो, सोच नहीं पाते? यू ऑफर योरसेल्फ, अपने आप को दे डालो। मुझे तुम्ही लोगों की जरूरत है। मैं तुम्हें लेकर एक नई दुनिया बसाऊंगा, जहां नया इंसान जन्म ले,
रग रग में हो नई रवानी, नई तरंगे, नई उमंगे, नई जिंदगी, नई जवानी। सर, ये कविता है क्या सर? हाँ, कविता है। क्या तुम लोग रिसाइटेशंस नहीं करते? नाटक नहीं खेलते? नहीं सर। अच्छा, इस बार छुट्टियों के बाद तुम लोगों को लेकर एक नाटक खेलने की तैयारियां करेंगे। और हाँ, अगली 2 अक्टूबर को महात्मा जी का जन्मदिन है। तुम लोग एक काम करो, अभी से उन पर कविता लिखना शुरू कर दो। जिसकी कविता सबसे अच्छी होगी उसे महात्मा जी की आत्मकथा इनाम में मिलेगी। क्यों, कैसा रहेगा? वो बच्चों को प्रेरित करते हैं नाटक के लिए, कहानियों के लिए। अब 2 अक्टूबर का दिन आता है, शक्ति गीत गाता है गांधी जयंती पर। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दावीन कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है तिरंगे को हराना, टक्कर के बड़े जोर की दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कच के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा
लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही दिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी पिताजली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। इस गीत के बाद शक्ति को इनाम मिलता है, उसकी वाहवाही होती है, उसे वो अवार्ड मिलता है जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर निर्धारित किया गया था कि जिसकी कविता अच्छी होगी उसे मिलेगा। आप कार्यक्रम सिनेमा घर में आज सुन रहे हैं फिल्म जागृति के बारे में, मेरे यानी राधा पाठक के साथ। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए लाल डाबर लाल लाल डाबर। डाबर रेड पेस्ट देता है 7 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का लाल। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, क्या रंग खिला क्या रूप सजा, हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए लाल डाबर लाल लाल डाबर। डाबर रेड पेस्ट देता है 7 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का लाल। हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए लाल डाबर लाल लाल डाबर। डाबर रेड पेस्ट देता है 7 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का लाल। कार्यक्रम सिनेमा घर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सत्येन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म जागृति की। बात हो रही थी 2 अक्टूबर की कविता की। उस कविता में जो कंपटीशन था वो शक्ति जीत जाता है, बहुत वाहवाही होती है। पार्क में झूले के पास फिर से शक्ति और अजय मिलते हैं। वो एक दूसरे की तस्वीर एक दूसरे को देते हैं, कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हारी तस्वीर देखूंगा, तुम्हें मेरी याद आएगी तो तुम मेरी तस्वीर देखना। अब शक्ति को तो नए सर जो है, नए मास्टर जी शेखर सर बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, उन्हें शेखर सर से प्रेरणा मिलती है। लेकिन अजय का दिमाग तो शरारतों में है, वो कहाँ पढ़ना चाहता है। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता इन बातों को, ना वो शक्ति की बात मानता। वो तो ब्लैक बोर्ड पर नए शेखर सर की एक अजीब सी तस्वीर बना देता है कि नए सर। बच्चे बहुत हंसते हैं। नए सर आते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं, कहते हैं अरे नहीं ये तस्वीर थोड़ी सी फर्क है, किसने बनाई है ये, चलो पहले मैं इसको ठीक करता हूँ। पहले वो तस्वीर पूरी मिटाते हैं और चश्मे वाली एक तस्वीर बनाते हैं अपनी। बच्चे बड़े इम्प्रेस होते हैं कि शेखर सर की ड्राइंग कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी तस्वीर बनाते हैं। वो इस बातों से बच्चों को इम्प्रेस कर लेते हैं। फिर कहते हैं अच्छा वो तस्वीर किसने बनाई थी। जो बच्चा सच्चाई से जवाब दे देगा मैं सच्चाई में यकीन रखता हूँ, तो फिर खड़ा होता है अजय और कहता है कि वो मैंने बनाई थी। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तुमने सच्चाई से जवाब दिया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद अब कमेटी की मीटिंग होती है स्टाफ रूम में, रिजल्ट निकलता है बच्चों का। तो क्या होता है सुन लीजिए। 7 सेकंड डिवीजन, 21 थर्ड डिवीजन और बाकी सब से यही पढ़ाते हैं आप लोग? जी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जी। यही नमूना है आप लोगों की कोशिश का। मैं इस कमेटी और सेक्रेटरी को क्या जवाब दूंगा? हम क्या करें महाशय जी, आजकल के विद्यार्थियों को भी तो देखिए, पढ़ने में मन ही नहीं लगाती। कक्षा में कोई कुत्ते की बोली बोलता है, कोई बिल्ली की। आप उन्हें मार नहीं सकते जी। मार कहते क्या है आप? ये कलयुग के शिष्य गुरुओं पर श्रद्धा थोड़े ही रखते हैं। घर जाते समय राह में कहीं ईंटें बरसाने लगे तो उन शैतानों के नाम मेरे पास लिख भेजिए, मैं उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। तब तो हमें सभी बच्चों के नाम भेजने पड़ेंगे।
क्योंकि शरारत हर बच्चे का स्वभाव है। मैं उनके स्वभाव को बदल दूंगा चाहता हूँ, लेकिन ये काम उन्हें निकालने से नहीं, सुधारने से होगा। बुराई को सुधारने का नाम ही तो शिक्षा है। बच्चों का स्वभाव पानी की तरह चंचल होता है, वो आसानी की ओर ही बहता है। हमारा काम है उसे मोड़ना, छोड़ना नहीं। मैं समझता हूँ इस रिजल्ट के लिए लड़के नहीं, हम मास्टर ही जिम्मेदार हैं। कैसे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि लड़के पढ़ने से जी क्यों चुराते हैं? सीधी सी बात है कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी की कोई चीज नहीं पाते। दूसरी तरफ खेलकूद और शरारतों में उन्हें मजा आता है। अगर हम पढ़ाई को भी खेलकूद की तरह दिलचस्प और आसान बना दें तो लड़के बड़े शौक से पढ़ने लगेंगे। अच्छा, इसके लिए आप सुझाव क्या देते हैं? सुझाव ही नहीं, इसके लिए मेरे पास पूरी स्कीम है, लेकिन उसे काम में लाने के लिए लड़कों को कुछ आजादी देनी होगी, मास्टरों की आलोचना करने का अधिकार देना होगा, और साथ ही साथ पढ़ाई के कई दकियानुसी तरीकों में भी तब्दीली करनी होगी। क्या आप इसके लिए राजी होंगे? जरूर, मैं बच्चों की भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ शेखर बाबू। अब पढ़ाई के जो दकियानुसी तरीके हैं उनको बदलने की कोशिश की जाती है। बच्चों को खेल कूद भी कराए जाते हैं, उनका हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है। पढ़ाई के तरीके ऑलमोस्ट बदल दिए जाते हैं। अब टीचर्स भी अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपस में बात करते हैं, फिर नए तरीके से पढ़ाते हैं। स्विमिंग सिखाई जाती है, पिकनिक होती है, बच्चे मतलब खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। उन्हें जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें उसी तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश की जाती है, और ये सोचा जाता है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वही पढ़ाया जाए। अब टीचर्स भी जो है वो स्टाफ रूम में डिस्कस करते हैं। परसों सामने आकर पीढ़ी सुलगाएंगे। आहत को क्या टीम बनाई है? जी पहले के दिन होते तो इन छोकरों की मजाल थी, मारे बैतों के एक एक को ठंडा कर देती। मगर अब तो नई स्कीम चालू है, लड़कों के बैत नहीं लगा सकते, कोई सजा नहीं दे सकती। अरे वाह, इसका परिणाम भी देख लीजिएगा, सड़कें बंदर बनेंगी, जगह बनेंगी। ठीक कहते हैं आप। अरे महाशय, उस दिन पढ़ाते पढ़ाते किंचित तंद्राक्षण हो गया। तंद्राक्षण? हाँ। और ये लंगूर अवसर पाते ही मेरा शिखा कर्तन करने चले थे। हाँ, अब तो जो न हो सो थोड़ा। 30 साल से मास्टरी कर रहा हूँ, कितने ही लड़कों को जज, मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर बनाकर इन हाथों से निकाल दिया। अब आज कहते हैं कि हम पढ़ाना भी नहीं जानते, सिखाना भी नहीं जानते। लीजिए सिखाना। जनाब, पहले पेट तो भरे, तब सिखाने पढ़ाने की सोचो। लड़कों के लिए तो फ्री टिफिन, खेल कूद, सैर तफरीह, और हमारे लिए क्या है? उस दिन जनाब तनख्वाह बढ़ाने की बात कही तो जवाब मिला फंडी ने। फंडी नहीं, जानते हैं महाशय हमारी इस दुर्गति का कारण कौन है? वो क्यों शेखर बाबू, आपने लड़कों के लिए तो बड़ी स्कीम बना डाली, कुछ हमारे लिए भी कर डालिए। आपकी तो बड़ी जल्दी है यहाँ पर। ये समस्या आपकी ही नहीं, मेरी भी है सुधीर बाबू। मैं भी आपकी तरह एक मास्टर हूँ, मुझे जिम्मेवार ठहराने से कोई फायदा नहीं। हमें अपनी हालत बदलने के लिए आंदोलन करना होगा, अधिकारियों के पास अपनी मांगे पेश करनी होंगी, लेकिन उससे पहले हम अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ सकते। पंडित जी, श्रद्धा आंखें दिखाकर नहीं मिला सकती, इसके लिए आपको दिल दिखाना होगा। लड़कों को जानना, समझना और प्यार करना होगा। हमारे और लड़कों के बीच डर का नहीं, प्यार का नाता होना चाहिए। आपको इस तरह से स्टाफ रूम में शेखर सर बाकी टीचर्स को समझाते हैं, लेकिन जो पंडित जी जो टीचर होते हैं और एक दो टीचर हैं वो नहीं मानते, वो खिलाफत कर देते हैं। अब वहाँ के जिला अधीक्षक के पास शिकायत पहुँचती है, वो मुआयना करने आते हैं। अब पंडित जी जो टीचर हैं वो तो सो रहे होते हैं, पहले कमरे में जाते हैं। बच्चे एक दूसरे के ऊपर कागज़ फेंक रहे होते हैं, वो फिर बच्चों से कहते हैं एक मंत्र पढ़ने के लिए। वो जिला अधीक्षक हंसने लगते हैं कि इस तरह से होगी पढ़ाई। फिर वो दूसरे कमरे में जाते हैं। अब दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ जो टीचर होता है तो वो बैठा होता है, बच्चे अपनी किताब पढ़ रहा होता है और बच्चे जो हैं वो अपना अपना कुछ कर रहे होते हैं। एक बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो टीचर कहता है बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद बताया जाएगा तुम्हें। उसके बाद वो फिर किताब पढ़ने लगता है। तो जिला अधीक्षक बड़ा हैरान होता है इस तरह की पढ़ाई देख के। वो फिर एक और कमरे में जाता है, वो कमरा खाली होता है। कहते
इस कमरे के बच्चे कहाँ गए? कहता है शायद बाहर पढ़ रहे होंगे। वो हंसता है, कहता है अच्छा बाहर हो रही है पढ़ाई? तो वो देखता है कि जो शेखर सर है वो एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे होते हैं। अब जरा बाहर की भी पढ़ाई दें। कि ये बदनी आर्यों की फैलाई हुई कि भारत आदि निवासी जंगली और गंवार। सच्चाई तो ये है कि द्राविड़ जाति आर्यों से भी ज्यादा सभ्य। आर्यों का अपना कोई घर नहीं, अपनी तहजीब नहीं। वो सिर्फ अपने हथियारों के बल पर जिंदा रहने की कोशिश में एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे। आर्यों की ये खाना बदशी भारत में आकर ही खत्म हुई। पश्चिम से शक और हून और पूरब से मंगोल आए, लेकिन आने के कुछ दिन बाद ही उन सब का अपना अपना वजूद मिट गया। उन्हें अलग अलग पहचानना भी मुश्किल हो गया। सबकी रगों का खून भारतीय बन गया। हमारे देश की तहजीब की यही विशेषता रही है कि उसने सबको अपनी गोद में लेकर अपना बना लिया है। भारत की उदारता की ये गंगा बराबर इसी तरह बहती आई। आज भी भारत दुनिया में फैली हुई अशांति को दूर करने की कोशिशों में सबसे आगे है। दुनिया को शांति का संदेश सुना रहा है। हिंसा छोड़, नफरत नहीं, प्यार करो, सबको अपना समझो, सबको अपनाओ। यही शांति का रास्ता है। बस आज यहीं तक रहने दो। भारत की विशेषताओं के बारे में बाकी फिर कभी बताऊंगा। अब तुम लोग क्लास में जाओ। नमस्ते। नमस्ते। आपके पढ़ाने का ढंग देखकर जी करता है कि फिर से आपके स्कूल में भर्ती हो जाऊं और आपके पास पढ़ूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप हमारे जिले के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं। ओह, मेरे पास आपके पढ़ाने की बहुत सी शिकायतें पहुंची थी। उन्हीं की जांच करने मैं यहाँ आया था, लेकिन अब समझा कि हकीकत क्या है। अच्छा, अभी तो चलता हूँ। फिर कभी मौका मिलने पर आपकी स्कीम पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। शुक्रिया। जिला अधीक्षक मुआयना करके बहुत खुश होते हैं। उन्हें शेखर का पढ़ाने का जो ढंग है वो बहुत पसंद आता है। उसकी पढ़ाई देखकर भी बहुत पसंद होते हैं कि भाई आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपकी स्कीम है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब शेखर सर के पास गणेश फिर शिकायत लेके पहुंचता है कि बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन जो अजय है वो सोता रहता है। अब वो गणेश को समझाते हैं इस तरह से चुगली नहीं करनी चाहिए। वो फिर आते हैं अजय के कमरे को देखने के लिए, तो देखते हैं कि शक्ति पहले उन्हें समझा रहा होता है अजय को, अजय उठ जाओ पढ़ लो, अजय उठ जाओ पढ़ लो। कहता मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। कि शेखर सर आ जाएंगे। वो तो जोर जोर से नींद में ही बोलने लगता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ताकि सर को लगे वो पढ़ रहा है। तो सर चुपके से आ जाते हैं। वो देखता है, घबरा के उठता है, तो कहता है अच्छा तो तुम इसलिए जोर जोर से पढ़ते हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? वो उसे समझाते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता ये वो। दोनों की बातचीत दिखाई गई है कि वो एक अच्छे तरीके से बता रहे हैं उसको कि पढ़ाई और शिक्षा कितनी ज़रूरी है। लेकिन अजय तो किसी की सुनता नहीं है। तो उसे तो बिगड़ा हुआ दिखाया गया है। वो तो शरारतों में दिमाग लगता है उसको या गेम्स में। तो कहते हैं अच्छा चलो एक नई तरीके से पढ़ाएंगे। अब हम तुम्हें देश की अलग अलग जगहों पे ले जाएंगे और अलग अलग जगह जो मैं तुम्हें भारत की दिखाऊंगा उसके हिसाब से ही मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अब वो जो गीत है वो इसीलिए यहाँ पर है कि वो अलग अलग जगह भारत की दिखाई गई हैं और वहाँ पर वो शेखर सर बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है
सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। अब अजय जो है वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। शेखर उसे बहुत समझाता है, शक्ति भी उसे बहुत समझाता है। तो इधर बच्चों का एक नाटक होने जा रहा है, उसमें रवि को भाग नहीं मिलता। तो वो एक शरारत करने की कोशिश करते हैं रवि और अजय मिलकर। वो सीटों पर खुजली वाली दवाई लगा देते हैं, खाने में भी कुछ मिला देते हैं, और जो मेकअप है उसमें भी चींटियाँ मिला देते हैं। अब लोग नाटक देखने आते हैं, स्टेज पर पटाखे बजा देते हैं, फूटते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है। वो पूरा का पूरा नाटक खराब हो जाता है। एक कॉमेडी सीन यहाँ डाला गया है ताकि खुजली कर रहे हैं बच्चे, नाटक कर रहे हैं, उसका विग उतार रहे हैं, सारे लोग खुजली कर रहे हैं, सबके खुजली हो गई है। वो सारा नाटक जो है वो तितर बितर हो जाता है। अब बोर्ड अजय के लिए कमेटी बुलाता है कि बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है स्कूल की, और सारे पेरेंट्स भी आए थे, ये सारे हमने पब्लिक को बुलाया था। तो अजय को निकालने की बात होती है स्कूल से, लेकिन शेखर सर जो है वो उसका पक्ष लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो फुटबॉल में अच्छा है, वो लड़का, उसमें लीडर का गुण है, वो बात मनवाना जानता है और फुटबॉल प्लेयर है, बहुत अच्छा गेम खेलता है, तो एक मौका देना चाहिए। तो कमेटी उसकी बात मान लेती है और अजय को वापस स्कूल में रख लिया जाता है। अब शक्ति उसे समझाता है, देखो शेखर सर ने के कहने पर ही तुम्हें रखा गया है, अच्छे रास्ते पर तुम्हें चलना चाहिए। तो कहता है ठीक है, लेकिन वो जो जिस बच्चे ने शिकायत की थी, अब फुटबॉल का एक मैच होता है, अजय उस बच्चे को भागते भागते उसके पेट में मार देता है, वो बच्चा वहीं गिर जाता है। अब शेखर सर सब बच्चों को कह देते हैं कि 7 दिन तक कोई भी अजय से बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ी शैतानी की है, बच्चे को चोट पहुंचाई है। वो बहुत गुस्से में, कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता, यहाँ तक कि शक्ति भी उससे बात नहीं करता। शक्ति कहता है कि नहीं, तुम अच्छे आदमी बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, शेखर सर भी तुम्हें यही चाहते हैं। तो वो गुस्से में आकर अपना सामान पैक करता है और वो हॉस्टल छोड़कर जाने लगता है। अब सड़क पर जा रहा होता है तो शक्ति उसे समझाता है, उसके पीछे जाता है आवाज़ लगा कि अजय रुक जाओ, अजय रुक जाओ, अजय रुक जाओ, लेकिन अजय नहीं रुकता। लेकिन शक्ति जो है, एक गाड़ी से शक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो लहूलुहान हो जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब अजय भागा भागा आता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल के बेड पर ज़ख्मी हालत में शक्ति को दिखाया गया है कि माँ भी वहाँ बैठी है, अजय भी बैठा है, लेकिन अजय रो रहा होता है कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, शक्ति तुम बस ठीक हो जाओ। माँ कहती बेटा तुम ठीक हो जाओ, लेकिन डॉक्टर कहता है इसे पानी मत देना, क्योंकि पानी ही नहीं देना है, इसका ऑपरेशन हुआ है। इतने देर में वो शक्ति पानी मांगता है, पानी मांगते मांगते एकदम से अचानक से शक्ति की मृत्यु हो जाती है, माँ बेसुध हो जाती है। अजय बहुत माफ़ी मांगता है, बहुत रोता है, शेखर सर भी बहुत उदास होते हैं। माँ तो बिल्कुल बेसुध होकर वहाँ से भाग जाती है, डॉक्टर उसके पीछे नर्स को भेजता है। अब वो बहुत परेशानी होती है। शक्ति की तस्वीर के आगे जो कमेटी है वो पूरी मीटिंग करते हैं और बताते हैं शक्ति के बारे में कि शक्ति एक गरीब लड़का है, लेकिन हमें इस स्कूल में उसको हॉस्टल में बगैर फीस के इसीलिए एडमिशन दिया था कि वो हर साल फर्स्ट आता था। उसने वादा किया था वो हर साल फर्स्ट आएगा, और वो हर सब्जेक्ट में हर साल फर्स्ट आता था। अजय शक्ति के झूले में झूलता है, वो झूल रहा होता है कि एकदम शक्ति की माँ आ जाती है। कहाँ है तू? शक्ति? हाँ। इंसान हूँ, फिर
बिछड़ जाए हम घूमना है हमको दूर की दिशाओं में चल माँ सपनों के गाँव में कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चल चल माँ बिल्कुल पागल सी हो जाती है। अजय भी रो रहा होता है पछतावे से। अब बच्चे सब सो रहे हैं मगर अजय को शक्ति की आवाज़ सुनाई देती है कि अजय पढ़ लो। अजय उठता है और मोमबत्ती में पढ़ने लगता है। उसकी तस्वीर देखता है और वादा करता है कि अब वो फर्स्ट आएगा। अजय पढ़ने लगता है। शेखर सर भी घूमते घूमते वहाँ आते हैं तो देखते हैं अजय पढ़ रहा होता है। बहुत खुश होते हैं। दोनों बैठ कर पढ़ाई करते हैं। दिनों दिन बीतते जाते हैं। शेखर सर की हेल्प से अजय पढ़ता है। अब अजय हर चीज़ में अव्वल आता है। हर क्षेत्र में हर बार नाम आता है। अजय कुमार मुखर्जी की आवाज़ लगती है स्टेज पर। हर चीज़ का जो फर्स्ट अवार्ड है वो अजय कुमार मुखर्जी को मिलता है। जिला अधीक्षक स्कूल की तारीफ करते हैं, साथ ही शेखर सर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि शेखर सर ने जो स्कीम बताई है वो बोर्ड ने कबूल कर ली और शेखर सर उस तरक्की हो गई है, वो यहाँ से जा रहे हैं। सुनकर बच्चे उदास हो जाते हैं। अजय तो बहुत उदास हो जाता है। वहाँ से जाता है, सारे अवार्ड शक्ति को दिखाता है, शक्ति की तस्वीर को दिखाता है और दुखी होता है कि रोता है कि तुम भी चले गए, अब सर भी चले जाएंगे। सर शेखर सर उसके पीछे पीछे आते हैं, उसे समझाते हैं कि सर मैं जा रहा हूँ लेकिन जो मैंने शिक्षा दी है वो तुम्हारे साथ है। सारे बच्चे सर को मनाते हैं और सर को याद करते हैं। कहते हैं सर आप मत जाओ, लेकिन सर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है। अजय भी बहुत रोता है उनसे लिपट कर। तो सर यहाँ ये गीत गाते हैं। सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐसी है ये दुनिया, बारूद के
एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम कि तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम कि तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के। इसी गीत के साथ शेखर सर से सब लिपट कर रोने लगते हैं और फिल्म का यहीं समापन हो जाता है। जागृत करती जागृति हृदय के अंतस्थल को स्पर्श कर देती है ये फिल्म। एक यादगार कृति है सत्येन बोस की। और इन्हीं शब्दों के साथ राधा को दें इजाजत कार्यक्रम सिनेमा घर से। अगली बार किसी अन्य फिल्म के साथ उसकी चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000।